चलिए आज बात करते हैं भारत की इस छिपी हुई सोने की अर्थव्यवस्था पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स और डेटा है जो सोने की तस्करी और लॉन्ड्रिंग की दुनिया पर रोशनी डालते हैं। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे और कहाँ हो रहा है, मतलब खासकर किन राज्यों में इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने वित्त मंत्रालय, DRI मतलब राजस्व खुफिया निदेशालय और कई मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े हैं। अच्छा। और इरादा यही है कि इस उलझे हुए मामले की एक साफ तस्वीर पेश की जाए जो दिखाती है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो चलिए आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल सैकड़ों टन सोना चोरी छिपे भारत लाया जाता है। सैकड़ों टन? हाँ, अगर पिछले दशक को देखें 2012 से 22 तक, तो पंजीकृत मामलों में तमिलनाडु सबसे आगे था। वहां औसतन आप मानिए 772 मामले हर साल दर्ज हुए। 5 मामले सालाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पकड़े गए सोने की कुल मात्रा के हिसाब से महाराष्ट्र उस दशक में टॉप पर था। अच्छा, मतलब मामले तमिलनाडु में ज्यादा पर सोना महाराष्ट्र में ज्यादा पकड़ा गया। हाँ, बिल्कुल। उस दशक में तो यही ट्रेंड था। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ बदला है ना? ऐसा लगता है कि केरल अचानक सुर्खियों में आ गया है। सही कहा। आंकड़े तो यही दिखाते हैं। 2022 में 948 मामले और करीब 690 किलोग्राम सोना। ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और पिछले सिर्फ 4 सालों में ही वहां 3173 मामले सामने आए हैं। बाप रे। बिल्कुल। ये एक अहम बदलाव है। जहां तमिलनाडु और महाराष्ट्र वो पारंपरिक तौर पर हॉटस्पॉट रहे हैं, वहीं हालिया जब्ती के आंकड़ों में केरल का दबदबा साफ दिखता है। जानकारी ये दर्शाती है कि इसकी एक वजह तो शायद हवाई अड्डों पर बड़ी सतर्कता हो सकती है। हाँ, हो सकता है। लेकिन शायद ये इस बात का भी संकेत है कि केरल इन नेटवर्क्स के लिए लॉन्ड्रिंग यानी सोने को ठिकाने लगाने का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। अच्छा, तो ये सोना देश में आता कैसे है? क्या तरीके अपनाए जाते हैं? जरा इस पर बात करें। रिपोर्ट्स के अनुसार कई रास्ते हैं। खाड़ी देशों से हवाई मार्ग सबसे आम है। हवाई मार्ग से मतलब कैसे? इसमें सोना या तो सामान में छिपाया जाता है या फिर बॉडी कैरियर के जरिए लाया जाता है। बॉडी कैरियर मतलब? हाँ, यानी ऐसे लोग जो सोना अपने शरीर पर या अंदर छिपा कर लाते हैं। ओ, और जमीनी रास्ते, उनका क्या? हाँ, भूमि मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से सटे हुए जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं ना, जैसे मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल, मणिपुर, मिजोरम। इन रास्तों से अनुमान है कि तस्करी के कुल सोने का 40 से 45% इन्हीं रास्तों से आता है। 40-45%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, समुद्री रास्ते अब पहले जितने इस्तेमाल नहीं होते, पर खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया से अभी भी कुछ हद तक सक्रिय हैं। लेकिन सोना भारत में लाना ही काफी नहीं है, सही कहा। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब इस तस्करी के सोने को बाजार में खपाना होता है। सही पकड़ा आपने। जिसे गोल्ड लॉन्ड्रिंग कहते हैं। बिल्कुल। तस्करी के बाद सोने को साफ या वैध बनाना जरूरी होता है। इसे केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बने केंद्रों में ले जाया जाता है। अच्छा। वहां इसे पिघलाकर, दोबारा ढालकर और कभी-कभी तो ब्रांड बदलकर आभूषणों या बिस्किट्स की शक्ल दे दी जाती है, ताकि ये लगे कि सोना कानूनी तरीके से आया। हाँ, बिल्कुल, ताकि वो सिस्टम में आ जाए। रिपोर्ट्स में एक अनुमान ये भी है कि अकेले केरल में ही हर साल 100 से 110 टन सोना, जिसकी कीमत 8,000 से 10,000 करोड़ तक हो सकती है, तस्करी से पहुंचता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 100 से 110 टन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसमें किन लोगों के शामिल होने की बात कही गई है, मतलब कौन लोग हो सकते हैं इसमें? बताया गया है कि इसमें कथित तौर पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी, एयरलाइन कर्मचारी और ऐसी फर्जी कंपनियां, मतलब शेल कंपनीज, वो भी शामिल हो सकती हैं, जो असल में सिर्फ इस काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई हों। तो इसका असर क्या होता है अर्थव्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर? देखिए, सबसे बड़ा और सीधा असर तो है राजस्व का नुकसान। भारत सोने के कानूनी आयात पर करीब 18.45% शुल्क लगाता है। हाँ। तस्करी से सरकार को ये पैसा नहीं मिलता, जाहिर है एक बड़ा नुकसान है। और कानून व्यवस्था? कानून लागू करने वाली एजेंसियां सक्रिय हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में इशारा किया गया है, सजा दिलाने की दर यानी कन्विक्शन रेट वो शायद उतनी ऊंची नहीं है। केरल के हवाई अड्डों से तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड लगातार बड़ी मात्रा में सोना पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। हाँ, वो तो है। एक रिपोर्ट में तो किसी अंदरूनी सूत्र के हवाले से ये तक कहा गया कि सोने की तस्करी केरल का अब तक का सबसे आकर्षक, छोटा और मझोला उद्योग बन गया है। ये एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। हाँ। हालांकि एक और नजरिया ये भी सामने आता है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरल में हो रहा है।
अच्छा, हाँ, मतलब ये कई दूसरे राज्यों में भी होता है, बट वह ज्यादा ध्यान जाता है वहाँ। बस वहां पकड़ में ज्यादा आ रहा है। तो इन सब रिपोर्ट्स और आंकड़ों को देखकर क्या तस्वीर उभरती है, सार क्या है? देखिए, सार यही है कि भारत में सोने की तस्करी वाकई एक बड़ी और पेचीदा समस्या है। हाँ, ये तो है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र लंबे समय से इसके बड़े केंद्र रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाल के सालों में केरल वो जब्ती और शायद लॉन्ड्रिंग के एक अहम गढ़ के तौर पर सामने आया है। तो मतलब फोकस अब थोड़ा शिफ्ट हुआ है। ऐसा लगता तो है, कम से कम हाल के आंकड़ों से तो यही इशारा मिलता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं, आर्थिक नुकसान से लेकर संगठित अपराध तक। इन स्रोतों के आधार पर एक आखिरी सवाल जो मन में आता है वो ये है, जब तक देश में सोने की इतनी भारी मांग रहेगी, जो कि है, हाँ, जो कि है, और इसे गैरकानूनी तरीके से लाकर साफ करने के रास्ते मौजूद रहेंगे, तब तक निगरानी कितनी भी बढ़ा दी जाए, इस छिपी